तीन दिनों के गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में मोढेरा को देश का पहला 100% 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव किया घोषित। कहा, मोढेरा बनाएगा दुनिया के मानचित्र पर जगह। देश में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है आर्थिक मदद। मेहसाणा में पीएम मोदी ने 3,900 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, इससे बढ़ेगा रोजगार, किसानों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने मोढेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद सूर्य मंदिर का भी किया दौरा। 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो का किया शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने की गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता। उत्तर पूर्व राज्यों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। कहा, पिछले 8 सालों में हुए पूर्वोत्तर में शांति, कनेक्टिविटी और विकास को प्राथमिकता देने के लिए अनेक प्रयास। केंद्र के हर विभाग से बजट का 10% उत्तर पूर्व के विकास पर खर्च करने को कहा गया। अपने विवादित बयान पर चौतरफा घिरे दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आखिरकार दे दिया इस्तीफा। बीजेपी ने कहा, गुजरात की जनता के गुस्से ने केजरीवाल को राजेंद्र पाल गौतम को हटाने को किया मजबूर। ये केजरीवाल और उनकी हिंदू विरोधी सोच की हार। देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में इजाफा। 8 अक्टूबर तक के आंकड़ों के मुताबिक सकल संग्रह 8.98 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 23.8% का इजाफा। देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली में 2007 के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी से बढ़ी ठंड। और खेल की खबरों में भारत ने दूसरे एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। श्रृंखला 1-1 से बराबर। श्रेयस अय्यर ने बनाया शानदार शतक, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने झटके 3 विकेट। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित देश के पहले गांव के रूप में आज गुजरात के मेहसाणा जिले का मोढेरा गांव स्थापित हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी शुरुआत के मौके पर अपनी मौजूदगी दी। पीएम मोदी ने विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में भी सौर ऊर्जा से संचालित लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की, तो माता मोढेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। ऐतिहासिक मोढेरा भारत का ऐसा पहला गांव बन गया है जो 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होगा। बेजोड़ स्थापत्य और पौराणिक महत्ता वाला मोढेरा अब दुनिया में जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदारी वाले गांव के रूप में भी जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने मेहसाणा में एक कार्यक्रम के दौरान मोढेरा की समृद्ध विरासत को नया आयाम देने की घोषणा की। मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। दोस्तों, भारत का विजन 2070 तक नेट जीरो कार्बन का है। मोढेरा में ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र और आवासीय और सरकारी भवनों पर 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रधानमंत्री के विजन को साकार कर रही हैं। ये सभी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकृत हैं। प्रधानमंत्री ने मोढेरा में सूर्य मंदिर की प्रोजेक्शन मैपिंग व अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण किया। यही मोढेरा
जिस पर भांति भांति के अनगिनत अत्याचार हुए थे, आज अब अपनी पौराणिकता के साथ आधुनिकता के लिए दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। भविष्य में जब भी सोलर पावर को लेकर के बात होगी, જ્યારે પણ દુનિયામાં સૌર ઉર્જાની વાત થશે એટલે મોઢેરા પહેલું નામ દેખાશે। प्रधानमंत्री ने मेहसाणा में 3,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ उनमें से मुख्य रही खेरवा से शिंगोड़ झील तक सुजलाम सुफलाम नहर परियोजना, अहमदाबाद मेहसाणा गेज परिवर्तन परियोजना, 511 करोड़ रुपए की लागत वाली साबरमती जगुदान खंड का गेज परिवर्तन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की नंदसन भू वैज्ञानिक तेल उत्पादन परियोजना, धरोई बांध आधारित वडनगर खेरालू और धरोई समूह सुधार योजना। हजारों करोड़ रुपए से अधिक के ये प्रोजेक्ट रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में मदद करेंगे और इस पूरे क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म से जुड़ी सुविधाओं को भी विस्तार देंगे। प्रधानमंत्री ने बिचाराजी मुढेरा चनासमा राज्य राजमार्ग के एक खंड को 4 लेन का बनाने की परियोजना, उंजा दसज उपेरा लाडोल के एक खंड के विस्तार करने की परियोजना, सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान मेहसाणा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के एक नए भवन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें से पाटन से गुजरिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के एक खंड को 4 लेन का बनाना, जोताना तालुका से चलसन गांव में जल शोधन संयंत्र का निर्माण, दूध सागर डेयरी में नया स्वचालित मिल्क पाउडर प्लांट और UHT मिल्क कॉटन प्लांट की स्थापना, जनरल अस्पताल मेहसाणा का पुनर्विकास और पुनर्निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा एक ओर जहां मौजूदा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुढेरा गांव को सौर ऊर्जा चालित घोषित किया गया, तो वहीं दूसरी ओर परिवहन, पुनर्विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रा विकास की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ये सभी विकास परियोजनाएं राज्य के विकास में अहम होंगी। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मेहसाणा को विकास परियोजनाओं का तोहफा देने के बाद पीएम मोदी मोढेरा स्थित माता मोढेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुलदेवी भी हैं। वहां पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने माता की पूजा अर्चना की। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी यहां अक्सर पूजा अर्चना किया करते थे और अब बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने यहां माता का दर्शन किया। कावेरी सरयू महेंद्र तनया तरुणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरवती ख्याता गया गुजमातिंगी देवीनो अक्षरान समर्पयामि अक्षरनमी मदन्तहि तो वस्तुवानो विष्णुमती आजानो विद्रोधि ओम जगजननी मा जया जया तो सदा चित्ता मा कामया तो मा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा। और गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से सौराष्ट्र के इलाके में सिंचाई के साथ ही जामनगर शहरी आधारभूत ढांचे को और मजबूती मिलेगी। पीएम अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन भी करेंगे। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री भरूच के आमोद में 8000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। वर्ष 2021-22 में इन ड्रग्स का दवाइयों के कुल आयात में 60% से अधिक योगदान था। यह परियोजना आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और बल्क ड्रग्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इससे औद्योगिक संपदाओं से शोधित अपशिष्ट जल के निपटान में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें अंकलेश्वर हवाई अड्डे का पहला चरण और अंकलेश्वर एवं पनौली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड का विकास शामिल है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को ही जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, विद्युत, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। सौनी योजना में आसपास के 3 से 4 जिलों में लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो विस्तार है, इसमें नर्मदा का जो पानी है वो इरिगेशन के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इससे बरसात के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो सकेगी। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की अवतारण सिंचाई योजना लिंक 3 के पैकेज 7 और NAUNI योजना लिंक 1 के पैकेज 5 और हरिपार 40 मेगावाट सौर पीवी परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में जो परियोजना लॉन्च कर रहे हैं उससे खेती में जो सिंचाई है उसको बढ़ावा मिलेगा। जामनगर और इसके आसपास के जो सौराष्ट्र का इलाका है उसमें करीब 1 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है उसमें सिंचाई को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सोलर मिशन को जो सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है उसको भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद के जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षणिक संकुल बनाने का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। इस संकुल में छात्रों के समग्र विकास के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट के पहले चरण में छात्रों के रहने और पढ़ने के लिए 12 मंजिला हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इस हॉस्टल में 116 कमरे हैं, जिनमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। जरूरतमंद बच्चों को रहने के लिए और पढ़ाई करने के लिए ज़्यादातर अहमदाबाद और अहमदाबाद के पास में गांधीनगर दोनों सिटी में बहुत बड़ी संस्था है। हायर एजुकेशन के लिए जो बड़े बड़े कॉलेजेज है, बड़ी बड़ी संस्था है, उसमें जो बाहर के पूरे भारत भर के बच्चों आएंगे, मोदी समाज के पूरे समाज के, वो लोगों को इधर अभी रहने की व्यवस्था की है। मोदी शैक्षणिक संकुल प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। इसकी आधारशिला 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी। मोदी शैक्षणिक संकुल के बन जाने से समस्त मोदी समाज के गरीब बच्चों का अहमदाबाद और गांधीनगर में उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का सपना साकार हो सकेगा। सुधीर यादव और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात गृह मंत्री के पूर्वोत्तर दौरे की। अपने 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे के तीसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जहां विकास पर फोकस नजर आया तो बेहतर तालमेल से शांति स्थापना पर भी जोर रहा। अमित शाह ने आज गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में भी पूजा की तो शाम को राज्य स्तरीय पुलिस प्रमुखों की बैठक में शामिल हुए। 3 दिन के अपने पूर्वोत्तर दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी परिषद यानी NEC के 70वें पूर्ण सत्र की बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह NEC के चेयरमैन भी हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, उत्तर पूर्व राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान उत्तर पूर्व राज्यों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक उपक्रमों और भविष्य की योजनाओं पर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, उत्तर पूर्वी परिषद तथा राज्य सरकारों के साथ साथ चयनित केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से प्रस्तुतियां दी गयी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ उत्तर पूर्व के विकास के लिए तेजी से काम हो, इस पर चर्चा हुई है। मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों के विकास पर खूब ध्यान दिया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई अहम काम हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में कंपेरेटिवली लास्ट सो मेनी इयर्स नाउ developmental activity going on rapidly, especially in the infrastructure activity, that is a road connectivity, train connectivity, air connectivity, waterway connectivity is going speedily. बैठक में बाढ़ की समस्या से निपटने पर कार्य योजना पर विस्तार से बात हुई। किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार के हर विभाग से अपने बजट का 10% हिस्सा उत्तर पूर्व के विकास पर खर्च करने को कहा गया है। Every department of Government of India should spend their budget. If they will spend 1 rupee, 10 NP they should spend in the Northeast. That is the program we are discussing today. And we are taking feedback from governors, we are taking feedbacks chief ministers, we are taking feedback from chief secretaries, other officers. We are discussing with all these fields how we can support the Northeast India, Northeast region. Our Prime Minister already told Northeast region जब तक विकास नहीं हो सकता है, भारत विकास नहीं होगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए भारत सरकार अलग अलग इनिशिएटिव लिया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उत्तर पूर्व के राज्यों का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश को हर तरह से सहायता प्रदान की है। निर्मला सीतारमण जी के बजट स्पीच में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उन्होंने घोषणा किया है एंड वन मोर प्रोजेक्ट हैज बीन एडेड टू डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, PM डिवाइन। सो आई एम वेरी होपफुल लाइक हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है और बॉर्डर एक राज्य है, तो ये 2 प्रोग्राम के अंतर्गत में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एंड PM डिवाइन के अंतर्गत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद गृह मंत्री ने गोलाघाट जिले स्थित डेर गांव में पुलिस अधीक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में प्रार्थना करने के बाद बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। जय मां कामाख्या। गुवाहाटी से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के 52वें दीक्षांत समारोह और शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह को संबोधित करते हुए कॉलेज के गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छात्रों के उत्कृष्ट विकास में अहम योगदान बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये कॉलेज छात्रों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि एक अच्छी शिक्षण संस्थान वो है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत किया जाता है, देखभाल की जाती है, प्रेरणादायक वातावरण होता है और अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधनों का व्यवस्था होती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि PEC में ये सभी विशेषताएं विद्यमान है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉलेज उत्कृष्टता की दिशा में अपना प्रयास निरंतर जारी रखेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के कानपुर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। फूलबाग स्थित नाना राव पार्क में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के सुखी रहने से ही पूरा समाज सुखी रह सकता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि 25-30 साल बाद ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया वाल्मीकि जयंती मनाएगी। समाज का कोई भी अंग दुख में, समाज सुख में नहीं रह सकता।
मैं अच्छा हूं यानी मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरा मन अच्छा नहीं, मैं पूरा अच्छा हूं, शरीर मन बुद्धि सहित, प्रत्येक अंग सहित, तभी मैं अच्छा हूं। ऐसा हम सब लोगों को अच्छा होने के लिए भी आपके अच्छा होने की समाज को भी आवश्यकता है। संघ के सचिव इसको जानते हैं, वो आपके लिए सदा हाजिर है, सदा खड़े हैं। शाखा में जाइए, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं से दोस्ती कीजिए, आना जाना रखिए, जब जो होना संभव है तब वो अपने आप होते चलेगा। ऐसा हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10, 20, 25, 30 साल के बाद एक भगवान वाल्मीकि की जयंती ऐसी आएगी जिसको सारी दुनिया संपन्न करेगी। और अब बात चुनावी हलचल की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में हलचल बढ़ती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पंच परमेश्वर सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने किन्नौर में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी आज बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पंच परमेश्वर सम्मेलन में हिस्सा लिया। शाहपुर के चंबी में हो रहे इस सम्मेलन में 17 हलकों के 1500 पंच परमेश्वर भाग ले रहे हैं। इनमें प्रधान, उप प्रधान, शहरी निकायों के महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद, जबकि जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। नड्डा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की सेवा करने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सीटों पर बैठने नहीं बल्कि हिमाचल की छवि और भाग्य बदलने आए हैं। हम इसके लिए नहीं आए, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं, हम हिमाचल की तस्वीर और तकदीर को बढ़ाने के लिए और आगे ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं बार बार सबको बोलता हूं, कुर्सी माध्यम है, कुर्सी हमारा लक्ष्य नहीं है, वो परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश के बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एनटीपीसी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके बाद इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में एथलीटों को रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बिलासपुर आने वाले पर्यटक अच्छी गुणवत्ता वाले वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आनंद उठा सकेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के एथलीट यहां सीखने के लिए आएंगे। एनटीपीसी के सहयोग से और मेरे केंद्र के खेल मंत्रालय में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि एनटीपीसी और साई का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहला कहीं पर देश में शुरू होने जा रहा है तो बिलासपुर के कॉल डैम में शुरू होने जा रहा है। 40 खिलाड़ी एनटीपीसी साई के इस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में होंगे। हिमाचल के अलग अलग कोनों से इनको सिलेक्ट करके लाया जाएगा। तो इस साई के स्पोर्ट्स सेंटर में एनटीपीसी साई के हमने लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा और यहां पे ट्रेनिंग की सुविधा भी साथ में खड़ी की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश बना था तब राज्य में सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी और आज सड़कों की लंबाई 39,000 किलोमीटर से ज्यादा है। जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो विपक्ष के कुछ लोग उछलकर कहते हैं कि ये हमने किया है। सबसे बड़ा योगदान हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, जो हिमाचल को अपना घर कहते थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। 39,500 किलोमीटर सड़क में से 20,000 किलोमीटर सिर्फ एक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बनी, जिसको हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं, जो अटल जी ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने के लिए और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश भाजपा सरकार दृढ़ संकल्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आर्थिक जगत की एक बड़ी खबर, देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में काफी उछाल देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष में 8 अक्टूबर तक संग्रह में 23% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,98,000 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.8% से अधिक है। इसके साथ ही शुद्ध संग्रह भी 7,45,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.3% से अधिक है। आज शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शरद पूर्णिमा साल में एकमात्र ऐसा दिन होता है जिसमें चंद्रमा की सभी 16 कलाएं होती हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक मानव गुण एक न एक कला से जुड़ा होता है और यह माना जाता है कि 16 अलग अलग कलाओं के संयोजन से एक इंसान बनता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। राजधानी दिल्ली के लाहौरी गेट के पास एक घर ढह गया। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अब तक 5 लोगों को बचाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। मलबे में 3 से लेकर 4 लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत के सामने 279 रन का लक्ष्य रखा और भारत ने 3 विकेट खोकर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 3 विकेट खोकर 25 गेंद रहते हुए ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने 103 गेंदों में अपने 100 रन पूरे किए। तो टीम इंडिया की जीत की इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।